केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इससे ऑर्डर की डेफिनेशन भी आपके समझ में आ जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 0 के बराबर है, ठीक है ना? आया समझ में? तो रेट विल बी इक्वल टू के, क्योंकि ए के पावर 0 कितना हो गया 1, तो रेट विल बी इक्वल टू के। और फर्स्ट ऑर्डर में यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे रेट जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1। तो यही ऑर्डर की डेफिनेशन है। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन आया उसमें रिएक्टेंट का जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म 0 है, इसलिए रेट ए के पावर 0 के बराबर हो गया, यहाँ रेट ए के पावर 1। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा ए का कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, रेट भी उतनी ज्यादा होगी। रेट जो है यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यहाँ रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। चाहे रिएक्टेंट कम हो या ज्यादा हो, रेट सेम ही रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रेट कांस्टेंट के बारे में पता कर लेते हैं। के जो है वो रेट कांस्टेंट है, के की यूनिट वही होगी क्योंकि रेट के बराबर है के की यदि हम यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ के, तो के चूंकि रेट के बराबर है तो के की यूनिट वही होगी जो कि रेट की है, वो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। और यहां यदि रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखें तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए, के बिकम्स इक्वल टू रेट अपॉन ए। अब रेट का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट हो गई मोल पर लीटर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स। तो पहले तो ऑर्डर का मतलब समझ लो। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, वही रिएक्शन की ऑर्डर होती है। दूसरा, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 0, मतलब रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। रिएक्टेंट का होना जरूरी है, कम हो या ज्यादा, रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं। इक्वेशन, रेट चूंकि के बराबर हुआ और रेट हो गया माइनस डी ए अपॉन डी टी, हुआ ना? माइनस क्यों? क्योंकि ए का जो ए रिएक्टेंट है और ए का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड तो माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक है ना? अब एफ टी इज इक्वल टू 0, तो ए की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? ए नॉट के बराबर। किसके बराबर? ए नॉट के बराबर। वैल्यू डालें तो माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? माइनस ए नॉट के बराबर। सी की वैल्यू यहाँ डाल दें तो माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, ए नॉट इधर ले आओ तो ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, या ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इक्वल टू। ये जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है। चाहो तो आप डायरेक्ट इक्वेशन जान सकते, माने इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का जो रेशियो है वो जीरो ऑर्डर में हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज हाउ द इक्वेशन इज डेराइव्ड। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर की बात करें
डिराइव करो इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, रेट जो है वो के ए के बराबर है। अब रेट का मतलब माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल टू के डी टी। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी। फिर वही चीज, इफ टी इक्वल टू 0 मतलब टाइम 0 हो ना, स्टार्टिंग टाइम हो, तो ए जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, ए नॉट। वैल्यू डालो तो माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, या सी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस लॉग ए नॉट। सी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, माइनस लॉग ए इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए नॉट, माइनस लॉग ए नॉट इधर आया, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल टू के टी, या लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी, या t इज इक्वल टू 2 इसको लॉग बेस 10 में करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी, के को या टी को नीचे ले लो तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, इक्वेशन। डेरिवेशन थोड़ा सा बता दिया है मैंने आपको कि मान लो डेरिवेशन ध्यान रखना हो तो ये रब कर रहा हूं मैं। फर्स्ट 0 ऑर्डर की इक्वेशन हुई ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इक्वल टू के, और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हुई, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हुई k इज इक्वल टू, या k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। इज दैट ओके? अब हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ टाइम जिसको हम बोलते हैं टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल का आधा हो। यदि टी की वैल्यू टी हाफ के बराबर लिया आपने तो ए जो है मतलब फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल का क्या होगा बेटा, आधा। तो ए नॉट माइनस ए की जगह डाल दिया ए नॉट अपॉन 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू के। ठीक है ना, ये ए नॉट अपॉन 2 हो गया, तो ए नॉट अपॉन 2k इज इक्वल टू टी हाफ, या k तो कांस्टेंट है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब इसका क्या मतलब होगा ये भी अभी मैं वर्ड्स में बता देता हूं। यहां पे हाफ लाइफ टाइम निकालें तो यहां भी वही मतलब हुआ कि if t is equal to t half, a will be equal to a naught upon 2, k equal to 2.303 upon t half log a naught upon a naught upon 2। तो k equal to या t half is equal to 2.303 upon k, और ये होगा log 2। log 2 हो गया 0.3010, 2.303 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.693 अपॉन k। ये हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन है। अब दोनों में समझो मतलब, यहां पे रेट कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट रहेगा तो आधा होने में कितना टाइम लगेगा ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। भाई मान जितना अगर रिएक्टेंट लोगे 5 किलो से 2.5 किलो होने में कुछ टाइम लगा, तो 10 किलो से 5 किलो होने में ज्यादा टाइम लगेगा, 100 किलो से 50 किलो होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप रिएक्टेंट आपने मान लो ज्यादा ले लिया तो रेट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
कम लिया तो रेट भी स्लो हो जाएगी, तो आधा होने में लगने वाला जो टाइम है वो हमेशा सेम है, इट ऑलवेज रिमेन द सेम। इसमें कोई प्रॉब्लम बोलो? तो ये तो एक पार्ट हुआ। अब दूसरा, अब मैं ग्राफ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रब इट, रब कर दूं ना? अब इसको आज ही जाके पढ़ लोगे ना, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा कि इस पे सवाल कैसे है। अब ग्राफ, ये पूरा चैप्टर जो है वो ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके ग्राफ में जो है वो रटवाता नहीं हूं, आपको समझा देता हूं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ताकि आप समझ लो। ग्राफ पे खूब क्वेश्चन आते हैं। इन लोगों का एंसरमाइट्स का मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, पूरा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही आ गया था ग्राफ पे, शायद ना, और उसको सॉल्व भी किया था अपन ने। पहला ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर की हम बात करें, जीरो ऑर्डर रेट जो है ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रेट ए के पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, यहां पे मान लो कंसंट्रेशन दे दिया और यहां दे दिया रेट, कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो रेट एक ही होगा। कम लो ज्यादा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मैं कार चलाता हूँ। यहाँ से आगरा जाना हो तो भी 40 किलोमीटर, सुबह से जबलपुर से स्कूल आना हो तो भी 40 किलोमीटर, यहाँ से यूपी ले जाना हो तो भी 40 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी, हाईवे पे जाना हो तो भी, एक्सप्रेसवे पे जाना हो तो भी, कुछ भी हो स्पीड चेंज नहीं होगी, दैट्स जीरो। और मैंने डेस्टिनी के हिसाब से मालवीनगर जाना हो 40, आगरा जाना हो 80 और एक्सप्रेसवे पे 120, डिस्टेंस के हिसाब से या टारगेट के हिसाब से स्पीड जो है वो चेंज होती है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये ग्राफ का शेप देखो। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर में यदि हम बात करें तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, किसके? ए के। मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का ग्राफ प्लॉट किया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो गया, पहला। दूसरा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये बहुत आता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यही आता है। तो कंसंट्रेशन और टाइम में क्या रिलेशन होगा, याद करने की जरूरत कहां है, ये समझ लो। टाइम बढ़ेगा ना डिराइव करो, वैसे नहीं, ओरली नहीं, मैथमेटिकली जाओ, थ्योरेटिकली नहीं, थ्योरेटिकली बाद में। ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इक्वल टू के, तो ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। थ्योरेटिकली मत सोचो, पहले मैथमेटिकली। अब ए नॉट, ए को उधर ले जाऊं मैं, तो ए इक्वल टू, इधर लिया तो के टी इधर आ जाएगा, तो माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब यहां पे देखो चेंज क्या हो रहा है, टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन। ए शुरू में कितना लिया था, वो कांस्टेंट ही, और के भी कांस्टेंट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है, कौन किसका लीनियर फंक्शन है, कौन किसका, x इज द लीनियर फंक्शन ऑफ y, मतलब a इज द लीनियर फंक्शन ऑफ t। किसके बीच में स्ट्रेट लाइन, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। x एक्सिस पे टाइम लें, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन लो, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव, और इसका स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। इंटरसेप्ट किसके बराबर हुआ, ए नॉट के बराबर, तो स्लोप इक्वल टू माइनस के इक्वल टू माइनस। जीरो ऑर्डर में यदि इस तरह का ग्राफ है तो यहां टाइम इज द लीनियर फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम होता है, माने टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे, स्ट्रेट लाइन आएगी नेगेटिव स्लोप के साथ, और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेट कांस्टेंट है। पूछ दिया था ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, ये ग्राफ मिला, इसका ऑर्डर बताओ, राइट, इसका रेट कांस्टेंट, इसका स्लोप कितना हो तो रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू माइनस स्लोप के बराबर ही होगा, क्योंकि ये किस तरह की इक्वेशन है, जीरो। अब फर्स्ट ऑर्डर में कौन किसके होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। फर्स्ट ऑर्डर भी डिराइव करो, डिराइव करो,
K equal to 2.303 upon T log A naught upon A। अब ये देख KT upon 2.303 is equal to log A naught minus log A। Did you understand? माइनस log A को इधर ले आया और KT को उधर ले गया, तो log A is equal to minus K upon 2.303 1 by T। या सॉरी T only T, K upon 2.303 into T plus log A। Y equal to MC। अब यहाँ पे कौन किसका लीनियर फंक्शन है? log A is the linear function of T। वहां पे A was the linear function of T, यहाँ log A is the linear function of T। तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम दिया और y एक्सिस पे A नहीं, log A लोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा नेगेटिव स्लोप के साथ नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो स्लोप होगा m के बराबर होगा माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर होगा, तो k किसके बराबर होगा? माइनस 2.303 टू स्लोप। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में आपको यदि रेट कांस्टेंट निकालना हो तो स्लोप को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ जो रेट कांस्टेंट होगा वो स्लोप के बराबर ही होगा माइनस स्लोप, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो रेट कांस्टेंट तो पॉजिटिव होता है, तो स्लोप का नेगेटिव ही करोगे। और लास्ट ग्राफ है हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसेंट्रेशन। यहां पे अभी आपने देखा है T half was equal to A naught upon 2K था ना, माने T half जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? A naught के। माने यहाँ A naught ले लो या T half ले लो या A naught ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों में अंतर समझो, यहाँ पे भी इस तरह का ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे भी वो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का है, यहाँ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पैरेलल लाइन है, यहाँ हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, और यहाँ पे T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है 6.30 T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ले लो, T हाफ ले लो, कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, ये कितने ग्राफ हो गए? 6। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, 6 ग्राफ। अब इस पे सवाल, क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जो बनेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, हाफ लाइफ टाइम जो है वो कांस्टेंट होती है, आधा होने में लगने वाला टाइम कांस्टेंट होता है, राइट? तो या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा डेटा की चीज रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो सवाल में दिया हुआ होगा, राइट? या डेटा से आपको पता करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है या नहीं है, डेटा देख के आप देख लो हाफ लाइफ टाइम यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की। इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर डीके की रिएक्शन है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा हो, रेडियो एक्टिव समझते हो ना, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा हो, न्यूक्लियर डीके हो रहा हो, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो रहा हो, न्यूक्लियर डीके की सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर। जैसे मान लो दिया कि एक रिएक्शन 50% होने में उसको 2 सेकंड लगे और 75% कंप्लीट होने में 4 सेकंड लगे, व्हाट टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन? ठीक है ना, अच्छा सवाल है, कोई डेटा नहीं दिया है, डेटा से आपको इंटरप्रेट करना है। भाई आपको दे दिया कि दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आधा काम तो आपको वही सॉल्व हो गया, आपको पता है कि डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन डालनी। आपको ये दे दिया जाए कि न्यूक्लियर डीके है, रेडियो एक्टिव डीके होगा, तुरंत देख के पहचान लो, इसमें नहीं दिया है। इसमें बोला है ना कि 50, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा अ रिएक्शन टेक्स 2 seconds टू कंप्लीट 50% and takes 4 seconds
to complete 75%. Right? What time will it take to complete? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 90% ऑफ द रिएक्शन या 99.9% ऑफ द रिएक्शन। 90% भी नहीं, 99.9% ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, 50% माने 100 से 50 होने में 2 सेकंड। बहुत अच्छा। 75% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कि 100 से 75% कंप्लीट हुआ का मतलब कि लास्ट में 75% के बाद इसका 100 में से 75 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो 4 सेकंड के बाद इसका बचा कितना? 100 से कितना बचा? 100 से 25 होने में 4 सेकंड लगा और 100 से 50 होने में कितना टाइम लगा था? 2 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 25 होने में टोटल टाइम 4 सेकंड लगा, 100 से 50 होने में 2 सेकंड लगा। इसका मतलब 50 से 25 होने में भी कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है, क्योंकि टोटल टाइम 4 सेकंड था। अब आधा, ये भी आधा होने का टाइम है, ये भी आधा होने का टाइम है। क्योंकि इसका हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की इसलिए हुई क्योंकि ये टी हाफ कांस्टेंट है। आया समझ में? समझ में आया अंचित? अब 99.9% की बात कर लेते हैं। 99.9% का मतलब ये हुआ कि यदि ए नॉट की वैल्यू 100 है तो ये पूछ रहा है कितने टाइम के बाद 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 100 में से 99.9 ऑफ ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट वुड हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो कितना हुआ? 100 माइनस 99.9 कितना हुआ बेटा? 0.1 हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो 100 से 0.1 होने में कितना टाइम लगा है बताना है। डायरेक्ट लिखो, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। वैल्यू डालो। अब आप कहोगे टी निकालना है, के पता नहीं है, तो के नहीं पता है तो टी हाफ तो पता है ना, 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ तो ये पता है ना, 2 सेकंड। लॉग ए नॉट अपॉन ए, टी हाफ ऊपर गया, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 2 ऊपर गया इंटू 2 लॉग 100 अपॉन 10 के पावर -1। ये 10 के पावर 2, 10 के पावर -1, 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 2.303 इंटू टी माने 2, 0.693 इंटू 3। सब तो इतना सेकंड हो गया आंसर। है समझ में? यस सर। तो ये हो गया इस पे बनने वाले क्वेश्चन। सर अगर इसको लॉग पे भी छोड़ सकते हैं? अब वो तो बात की बात है, लॉग देख दिया होगा कुछ कि लॉग पे क्यों छोड़ेगा भाई, ये तो सॉल्व हो रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर नहीं छोड़ना है, पूछ क्यों रहे? आया समझ में? यस सर। इसके अलावा न्यूक्लियर डीके की सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है। अब ये क्वेश्चन भी करा रहे हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। तुम चाह रहे हो कि 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर ही हो जाए, हैं? क्वेश्चन और कर रहे हैं। अरे गिर जाएगा भाई उसका फोन, नहीं सर नहीं इंश्योरेंस और नहीं है। है। हाँ, न्यूक्लियर डीके का क्या हुआ? क्या हुआ? 1 घंटे हो रहे अभी? हाँ है। 1 milligram of strontium was absorbed in the bones of a newborn
बेबी एट द प्लेस ऑफ कैल्शियम, ध्यान दे रहे, एट द प्लेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जाना चाहिए बोन में, स्ट्रांसियम चला गया बोन के डेवलपमेंट में, और कितनी क्वांटिटी गई 1 मिलीग्राम, ठीक है ना। अब स्ट्रांसियम रेडियोएक्टिव होता है, हाउ मच strontium will be left in the bones when the baby will turn into an adolescent of age 20 years if half lifetime of strontium is, let's say, 180 years. 180 years. तुरंत देख लो कि स्ट्रांसियम रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है 100% फर्स्ट। अब 1 मिलीग्राम गया था, 20 साल का हुआ कब, बर्थ के समय 20 साल का हुआ, तो कितना बचेगा, ऑफ कोर्स 1 से तो कम ही बचेगा, क्यों, क्योंकि उसका डीके हो रहा है। तो ए नॉट की वैल्यू है 1 मिलीग्राम। बर्थ से लेके 20 साल का हुआ बच्चा, टाइम कितना लग गया, 20 साल। अब 20 साल बाद कितना बचा, मतलब ए बताना है, ठीक है ना। और के की वैल्यू हो जाएगी, के चाहिए, के हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ, क्योंकि टी हाफ दे रखा है कितना, 180 इयर्स, तो ये हो गया 0.693 अपॉन 180। यूनिट क्या हो गई, ईयर इनवर्स, ईयर इनवर्स, बस वैल्यू डाल, ठीक है ना। k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन टी। अब k की वैल्यू पता है 0.693 अपॉन 180, 2.303 अपॉन 20 लॉग ए नॉट का मतलब 1, a की वैल्यू पता है। अब ये सॉल्व करोगे तो लॉग ए 10 हो जाएगा, माइनस लॉग ए हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो 0.693 अपॉन 180 इज इक्वल टू 2.30 अपॉन 20 माइनस लॉग, ठीक है। लॉग ए निकालो, यहाँ पे लॉग ए निकाल के फिर ए के लिए एंटी लॉग पे जाना पड़ेगा, इसको लॉग ए पे छोड़ सकते हो या उसके एंटी लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ए आ जाएगा, क्योंकि ए निकालने के लॉग ए आ रहा है, हमें क्या निकालना है, ए, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर इट्स एंटी लॉग। इज दैट ओके? यस सर। आगे करें, एक और फॉर्मूला कर लेते हैं, एक और ग्राफ, एक और फॉर्मूला, ठीक है ना। अनुरोध एग्जॉस्ट तो नहीं हुआ ना? हाँ, तुम तो क्लास एंजॉय कर रहे हो, ऐसा ही है ना। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट, रेट पे टेम्परेचर का असर। ये पहला जो टॉपिक था वो रेट पे कंसंट्रेशन का असर, उसमें हम पढ़ते हैं टेम्परेचर का रेट पे क्या असर होगा, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा रिएक्शन के रेट को या उसके रेट कांस्टेंट को। इसके लिए अर्गेनियस ने इक्वेशन दिया था जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ अर्गेनियस इक्वेशन। क्या कहता है अर्गेनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू A इंटू ई के पावर माइनस EA अपॉन RT। ये है इक्वेशन। K रेट कांस्टेंट है, E तो लॉग है, लॉग का बेस है, EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो कि कांस्टेंट होती है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है। R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल दैट इज केल्विन स्केल। K रेट कांस्टेंट हो गया, A जो है वो कांस्टेंट है,
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस कांस्टेंट है ये। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि रिएक्टेंट की मान लो अभी एनर्जी है 20 जूल और पता है कि जब उसकी एनर्जी 35 जूल होगी तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट? तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें रिएक्टेंट की एनर्जी 35 तक ले जाना पड़ेगा। 35 को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। इतनी तो चाहिए ही चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी होगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और अभी उतनी है क्या? नहीं है। अभी उतनी होती तो अपने आप कन्वर्ट हो जाता, अभी उससे कम है। तो हमने उसको कितना सरप्लस एनर्जी दिया, वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और जितना कम एक्टिवेशन, जैसे मान लो बोर्ड की 33% क्राइटेरिया है, आज आप मान लो 25% पे स्टैंड कर रहे हो, आपको 8% की मेहनत करनी है, 8% और मेहनत कर दिया तो बोर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा एंड आई विल पास। अब ये पासिंग क्राइटेरिया जितना कम होगा, पास होने वाले लोगों की परसेंटेज उतनी ज्यादा होगा। और ये पासिंग क्राइटेरिया 60-70% कर दे तो पास होने वाले 33 पे ही नहीं पास हो रहे लोग, 60 कर दे तो 60 में पास होने तो फिर गिनने पड़ेंगे उंगलियों पे, इस स्कूल में ये पास वो पास वो पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो चीजें ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर हुआ? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी 35 थी, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी? 20। 35 से 20 पहुंचाने में एक्स्ट्रा एनर्जी कितना दिया? 15। वही एक्टिवेशन। और दूसरी चीज, जितना एक्टिवेशन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेस्ड, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा गया। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा, रिएक्शन की रेट, मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल बी एबल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा। इज दैट ओके? यस सर। अब आते हैं इस फार्मूले के यूज करना क्वेश्चन में। लॉग बेस में तो फार्मूला यूज होगा नहीं, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले लॉग लो, टेकिंग लॉग, टेकिंग ln, log base e, log both sides। तो ये हुआ ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। अब इसको log base 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूज करने के लिए। तो 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT। पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो तो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। एक तो ये हो गया, एक तो क्वेश्चन इस पे आएगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। 5 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, R कांस्टेंट 4 ही माने, 4 में से कोई 3 दिया होगा, चौथा निकालना होगा। अरे सुन रहे हो क्या? कई बार तो क्या है कि ये इक्वेशन दे दिया जाता है कि log k इज इक्वल टू log a, ये मान लो यू दिया कि एक रिएक्शन है जिसका इक्वेशन पाया गया log k इज इक्वल टू log a, या मान लो दिया 2.456 माइनस 0.568 या 55.6 अपॉन 2.303 RT। इस इक्वेशन को यूज करते हुए ए की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू बताओ। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, कंपेयर करो। ये कंपेयरिंग के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने कब अटेम्प्ट किया था, याद है? सिंपल प्रोग्रेसिव वेव में, जब आपने 11th क्लास में वेव पढ़ा होगा, वेव एंड ऑसिलेशन। सिंपल प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 फेज डिफरेंस आ गया, phi इक्वल टू pi x by lambda। तो वो कंपेयर करने के आता है कि इस इक्वेशन को कंपेयर करके बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसकी ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम वही टाइप का है ये सब, कंपेयर करना। अब कंपेयर करें log a माने ये 2.456 किसके बराबर है? log a के बराबर है, ये इसका एकदम डायरेक्ट, एकदम लॉलीपॉप सा। ऐसा एनसीईआरटी में, और तुम छोड़ के आते रहे होगे अभी तक। ये हो गया EA अपॉन दिस 55.66 अपॉन 2.303 RT। कई बार ये भी होता है, ये R दे दिया, T दे दिया। अब इसमें EA बताओ,
इसका मतलब 55.r मिसिंग है, इसका मतलब 55.6 जो है 55.6 ये EA अपॉन R की वैल्यू है। इट इज द वैल्यू ऑफ EA अपॉन R। तो EA की वैल्यू कितनी हो गई 55.6 into R। हुआ नहीं हुआ कंपैरिजन बेस। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। आगे समझ में दो चीज बस। आई विल टेक हार्डली 7 to 8 minutes, 5-7 minutes, not more than that। दूसरा सवाल, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना है, टेम्परेचर कितना कर दूं कि रेट 10 गुनी हो जाए। 200 केल्विन पे मैंने पाया रेट चल रही थी कुछ, टेम्परेचर अब कितना कर दूं 10 गुनी फास्टर हो रिएक्शन। अब यहां पे कंपेयर हो रहा है T1 K1 T2 K2। तो आपको इसी इक्वेशन को कंपैरिजन फॉर्म में एक नए फॉर्म में डेवलप करना है टू एस्टैब्लिश टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 था और T2 पे कितना हुआ K2। आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है माने ये सेम रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगी क्योंकि रिएक्शन सेम है और ए की वैल्यू भी सेम रहेगी। आपको T1 K1 T2 K2 में रिलेशनशिप लगाना है। तो लगाओ log K1 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT1। log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT। आपको K1 K2 T1 T2 में रिलेशन, डोंट डिवाइड, माइनस करो। माइनस करोगे तो लॉग फॉर्म में डिवाइड अपने आप आ जाएगा, या तो 2 - 1 करो, 1 - 2 करो, एज योर चॉइस। माइनस किया तो ये आ गया log K1 माइनस log K2, ये दोनों कैंसिल हो गए। EA अपॉन 2.303 R कॉमन आया, प्लस में क्या आया T2, माइनस में क्या आया T1, वो भी डिनोमिनेटर में 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। फाइनल इक्वेशन आ गई log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1 अपॉन T1, या log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। 200 केल्विन पे माने T1 200 था तो रेट कांस्टेंट मान लो x थी। अब टेम्परेचर T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट 10 गुनी हो गई, यही है ना क्वेश्चन। तो log K2 हो गया 10 K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA की वैल्यू दी हुई होगी सवाल में 2.303 into R, और ये था 200 और ये T2 हमें निकालना है। सॉल्व फॉर EA और R की वैल्यू पता ही है, ये दिया होगा। ये दूसरा टाइप, यही दो टाइप आते ही हैं। आप एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन करोगे 20 के बाद 21 के बाद तो आपको इस इक्वेशन पे बेस सवाल मिलेगा। 4-5 सवाल कर लोगे ना एनसीईआरटी के तो एकदम पक्का हो जाएगा। और हर लेवल के क्वेश्चन के लिए जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो अभी करंट जेई वही सब सवाल बनेंगे, सारे सवाल बनेंगे, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट कंपैरिजन और दूसरा आ गया T1 T2 K1 K2, और लास्ट है ग्राफ। 6 ग्राफ हमने कर लिया है, ये 7 कौन सा 7 ग्राफ के लिए फिर याद नहीं करना फॉर्मूला, आप डिराइव कर लो ग्राफ। क्या है फॉर्मूला, ग्राफ यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। क्या है फॉर्मूला बेटा, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सेम इक्वेशन log K इक्वल टू माइनस 2.303 R 1/T प्लस टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट चेंज होता है, मतलब यहां पे कौन किसका फंक्शन है 1/T का फंक्शन है log K। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट y इक्वल टू mx+c। कौन किसका लीनियर फंक्शन है, log K इज द लीनियर फंक्शन ऑफ 1/T। यही तो होगा, मतलब x एक्सिस पे
हम ले लें 1/t और y एक्सिस पे हम ले लें log k नेगेटिव स्लोप के साथ। यहां भी नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन आई और यहां पे स्लोप कितना हुआ बेटा? स्लोप हो गया -CA/2.303r। देयरफॉर ये देखो ये सो रहा है, कहाँ से हो? नहीं तो क्या मेडिटेशन कर रहे हो? EA is equal to -2.303 into R। अरे फ्यूचर भी सो जाएगा तुम्हारा। बैठ जा। Is that understood? पाइप बंद करते। और यदि कल इतना तक याद नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन अब एनसीईआरटी अटेम्प्ट करोगे बनेंगे सारे, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, जो करोगे सारे बनेंगे। एक आध चीजें एनसीईआरटी का जो 20 सवाल है वो मुझे बताना है, SOCL2 वाला, वो एक अलग डिफरेंस है, बाकी वही बैठा है।